दिस इज गणेश एंड यू आर वाचिंग HD क्लासेस। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज के इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट IT एक्ट 1961 फॉर द अटेम्प्ट ऑफ IT एक्ट 1961 फॉर अटेम्प्ट ऑफ September 25 एंड ऑनवर्ड्स, ये जो है इन लोगों के लिए रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। एंड ये असेसमेंट ईयर जो रहेगा आपका 25-26 होने वाला है। प्रीवियस ईयर आपका जो है वो 24 एंड 25 होने वाला है। व्हाट इज़ द स्पेशल फॉर दिस रिकॉर्डिंग? क्या स्पेशल है इस रिकॉर्डिंग में? इस रिकॉर्डिंग में आपको कंप्लीट अमेंडेड सिलेबस, यानी कि आप बोल सकते हो रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगे। कंप्लीट अमेंडेड रिकॉर्डिंग मिलेगा एंड बहुत फास्ट तरीके से। हमारा जो पर्पस होगा फॉर दिस सच रिकॉर्डिंग, पर्पस क्या होगा? बड़ा सिंपल सा पर्पस होगा हमारा, क्वेश्चन सॉल्विंग। जितने भी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, ये रिकॉर्डिंग से आप कर सकते हो। दिस इज़ वेरी यूज़फुल फॉर यू। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, आप लोग के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो टोटल इनकम से रिलेटेड आता है एंड टैक्स पेबल भी आता है। एंड टोटल इनकम में आपको पता है आपका GTI आता है, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में आपका 5 हेड्स आते हैं। नंबर 1 है सैलरी, नंबर 2 है HP, नंबर 3 है फिर आपका क्या हो गया PGBP, इसके बाद आपका हो गया कैपिटल गेन एंड इसके बाद आपका हो गया IFOS। ये सारा हेड्स है। सबसे पहले हम लोग एक एक करके हेड्स के बारे में समझेंगे एंड उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? PGBP। भैया इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहे हो? मतलब डायरेक्ट PGBP से स्टार्ट कर रहे हो। दिस इज़ वेरी यूज़फुल फॉर यू, जो लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं टैक्स को और जिसको चाहिए कि नहीं मेरे को थोड़ा फास्ट पढ़ना है। यूट्यूब में ऐसा वीडियो नहीं है फास्ट वाला, तो हम लोग फास्ट ही पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए होने वाला है जो लोग थोड़ा फास्ट पढ़ना चाहते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाए, दैट्स इट। तो चलो स्टार्ट करूँ। सेक्शन वाइज अगर मैं बात करूँ PGBP का, पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टार्ट फ्रॉम द PGBP। एक होता है इनकम, एक होता है एक्सपेंसेस। एक होता है इनकम, एक होता है एक्सपेंसेस। दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारा आ जाता है PGBP, ठीक है। तो इनकम कौन कौन सा लेना है? सेक्शन 28 एंड 41 वाला। एक्सपेंसेस कौन कौन सा लेना है? सेक्शन 43B, 40A, 40A, फिर 38, फिर 30 से लेकर 37(1), ये हमें लेना है, दैट्स इट। इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे? चलो पहले इनकम की बात कर लेते हैं, उसके बाद एक्सपेंडिचर को अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो छोटा वाला जो है उससे स्टार्ट करते हैं, सेक्शन 41। अगर मैं सेक्शन 41 की बात करूं तो इसमें क्या बोला गया है? ये बोला गया है डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम मतलब जो इनकम हम लोग का मतलब है नहीं, लेकिन इसको मान लिया गया है कि यस ये इनकम है और ये यहीं पर टैक्सेबल होगा, यानी PGBP में आएगा। तो ऐसा कौन कौन सा इनकम हो गया? सबसे पहले हो गया बैड डेट। सबसे पहले क्या हो गया? बैड डेट। अगर बैड डेट रिकवरी हो गया, सपोज़ मान लो नंबर 1 बैड डेट रिकवरी,
तो आपको यहाँ पर मान लिया जाएगा। बैड डेट रिकवरी का मतलब क्या हो गया? बैड डेट रिकवरी का मतलब कि पहले बैड डेट हुआ था और अभी रिकवर हो गया है। पहले क्या हुआ था? पहले सपोज़ मान लो तुम्हारा बैड डेट हो गया था कितना का, 1,00,000 रुपया का। उसके अंदर से तुम्हारा 2 पार्ट हो गया था। एक तुम्हारा 60,000 रुपया अलाउड हो गया था पहले, एंड 40,000 रुपया जो है वो तुम्हारा अलाउड नहीं हुआ था, नॉट अलाउड था, या डिसअलाउड ही बोल सकते हैं, नॉट अलाउड था। तो इन दिस केस क्या हो गया? तो इस बार सपोज़ मान लो 80,000 रुपया रिकवर हो गया, ये क्या हुआ? रिकवरी है। तो इस केस में तुम क्या करोगे? पहले तुम लेस करोगे जो तुम्हारा आगे में डिसअलाउ हुआ था, यानी कि 40,000, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर तुमने टैक्स दे दिया था, डिसअलाउ जो हो गया था। बचा कितना है? 40,000। अब इसके ऊपर तुम क्या करोगे? 41 में ये टैक्सेबल हो जाएगा, दैट्स इट। 41 में टैक्सेबल हो जाएगा। सेकंड क्या बोलता है? कोई भी ऐसा, इसी से मिलता जुलता है, कोई भी ऐसा लॉस या फिर एक्सपेंडिचर जो भी पहले अलाउड हुआ था और अभी डिसअलाउड हो चुका है, दैट्स इट, ठीक है। एनी लॉस या फिर एक्सपेंडिचर जो अर्लियर क्या हुआ था? डिसअलाउ हो गया था, यानी कि मैं तो बोलूँगा अलाउ हो गया था, ठीक है, बट नाउ रिकवर्ड, बट नाउ रिकवर्ड। थर्ड नंबर में मेरा क्या बोलता है? थर्ड नंबर में मेरे को बोलता है कि सीसेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी, ये सारा तो हो गया। इसके अलावा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स यूज्ड ऑफ आपका साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में जो भी कैपिटल एसेट्स होता है वो अगर आप बेचोगे उससे कोई प्रॉफिट आएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा, ज़्यादा बड़ा बात नहीं है। फिर डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द बिजनेस, तो ये भी यहाँ पर आ गया, रिकवरी फ्रॉम द डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द बिजनेस, यानी कि अगर आपका कोई रिकवरी हो रहा है फ्रॉम डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। एंड फोर्थ नंबर, अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है ऑन सेल ऑफ साइंटिफिक असेट, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इज़ दैट क्लियर? सेक्शन 41 में इतना ही है क्या? हाँ, इतना ही है। सेक्शन 41 के बाद 42 आ जाओ, सेक्शन 41 के बाद 28 आ जाओ। सॉरी, मैंने 42 बोल दिया था क्या? चलो कोई बात नहीं। सेक्शन 28 क्या बोलता है हमारा? सेक्शन 28, सेक्शन 21 बड़ा सिंपल सा बात बोलता है कि आपको कोई भी इनकम होता है अगर आपके बिजनेस कनेक्शन से, तो वो आपका इनकम मान लिया जाएगा। एनी इनकम या एनी प्रॉफिट बोलो या गेन बोलो, आपको हो रहा है कौन, कहाँ से? थ्रू बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो ये आपका क्या मान लिया जाएगा? पीजीवीपी का इनकम। सेकंड क्या बोलता है? सेकंड से बड़ा ख़ास बात है, क्या है ये वाला? अगर आपको मान लो इंपोर्ट लाइसेंस, आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है फ्रॉम सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। अगर आपको इंपोर्ट लाइसेंस सेल करके प्रॉफिट हो रहा है तो भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या बोलता है आपका? अगर आपको कुछ फ्रीवीज़ वगैरह मिल रहा है, फ्रीवीज़ अगर आप रिसीव करते हो तो वो भी आपका यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या मिलता है आपको? नेक्स्ट है आपका की
KMP, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, या फिर आप इसको KIP भी बोलते हो। कीमैन KIP में आपको याद रखना है 3 बातें। अगर ये एम्प्लॉय को मिलता है जिसके लिए ये करवाया गया था, तो ये इसको इंश्योरेंस, तो इसके सैलरी में टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन एम्प्लॉय के अलावा अगर मान लो उसके डेथ के बाद उनके फैमिली मेम्बर्स को मिलता है या किसी भी अदर आदमी को मिलता है जो एम्प्लॉयर का आदमी, मतलब एम्प्लॉय का आदमी हो, तो उसको क्या बोलेंगे, उसका अदर सोर्सेज बोलेंगे। और अगर बिजनेस को मिल जाता है इसका पैसा, तो उसको PGBP इनकम बोलेंगे, KIP वाला। नेक्स्ट क्या बोलता है हम लोग का, नेक्स्ट बोलता है कि अगर मान लो कि आपका इंश्योरेंस है, अगर मान लो आपको कोई कंपेंसेशन रिसीव होता है, किस चीज़ के लिए रिसीव हो रहा है, कंपेंसेशन रिसीव होता है, ठीक है, तो वो भी आपका यहाँ इनकम है। कंपेंसेशन किस चीज़ के लिए रिसीव हो रहा है, हो सकता है कि पहले आपने कुछ आप कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा था, तो उस केस में आपको विनिंग हुआ है, आप क्या हुए हो, विन हुए हो फ्रॉम केस, या बोलो कोर्ट केस, उस केस में आपको कंपनसेशन मिल रहा है, तो वो आपके यहाँ पर आ जाएगा। 6 नंबर क्या बोलता है, ये देखो, अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, रेमुनरेशन मिल रहा है किसको, फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म से। अगर आपको क्या मिलता है, देखो पार्टनरशिप फर्म जो है ना, ख़ास बात क्या पार्टनरशिप फर्म का, वो 3 ही चीज़ दे सकती है। एक या तो प्रॉफिट देगी, या तो इंटरेस्ट देगी, या तो रेमुनरेशन देगी अपने पार्टनर्स को। तो यहाँ पर फर्म के हाथ में क्या टैक्सेबिलिटी है एंड पार्टनर्स के हाथ में क्या टैक्सेबिलिटी है, क्या क्या टैक्सेबिलिटी है। अगर प्रॉफिट अगर देती है तो उस केस में क्या होता है, देखो इंटरेस्ट जो देगी तो ये अपना डिसअलाउ, इंटरेस्ट का केस में क्या होता है, ये फर्म जो है वो बोलेगी कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को उसका ये चाहिए, बेनिफिट चाहिए, ठीक है, खर्चा मेरे को माइनस करना है, तो इसके हाथ में तो टैक्सेबल होगा नहीं, ठीक है, तो इंटरेस्ट जो है वो इसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। रेमुनरेशन में भी सेम बात है, ये बोलेगा मेरे को खर्चा माइनस करना है, ये बोलेगा ठीक है हम तेरे हाथ से टैक्सेबल लेते हैं। प्रॉफिट में चूँकि ये टैक्स देता है तो इसको टैक्स नहीं देना पड़ता है, ठीक है, तो यही बात हम लोग लिखेंगे, ठीक है। टैक्सेबल इसके हाथों में होता है, फिर इसमें भी टैक्सेबल इसके हाथों में होता है, एंड इसमें भी पार्टनर में जो होता है नॉट टैक्सेबल हो जाता है, ये समझो। प्रॉफिट में क्या होता है, इसमें देखो टैक्सेबल है, इसमें नॉन टैक्सेबल है, नॉट टैक्सेबल है, एंड इसमें भी नॉट टैक्सेबल है। कैसे, क्योंकि ये अपना बेनिफिट ले लेता है, खर्चा इसको माइनस करने मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा बता दूँ 7 नंबर बता दूँ, अच्छा ये 7 नंबर इसका बता दो फटाफट से। अगर मान लो आपका कोई कैपिटल एसेट्स, देखो अगर कैपिटल एसेट्स है, ठीक है, वो अगर स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, कैपिटल गेन जनरेट होगा। लेकिन इसमें ख़ास बात क्या है कि अल्टीमेट, सपोज़ मान लो आपने कैपिटल गेन जनरेट होगा, लेकिन इसमें ख़ास बात क्या है, ये देखो सपोज़ मान लो कैपिटल गेन जनरेट हुआ, सपोज़ मान लो 10 लाख का एक कैपिटल एसेट्स था, एक लैंड बोल के, ठीक है, आपने जो कन्वर्ट किया तो उस समय आपको कितना का पड़ा, 10 लाख रुपए का पड़ गया, 10 लाख का गेन हुआ, तो क्या पूरा 10 लाख का हो जाएगा, नहीं होगा। देखो उसके बाद इसके हाथ में जब आया है, तो ये स्टॉक इन ट्रेड में जब बन गया है, तो सपोज़ मान लो उसने 10 फ्लैट बना दिया, उसमें से सिर्फ 3 फ्लैट ही बिक पाया है, सोल्ड हुआ है,
एंड बाकी का 7 फ्लैट जो है वो अनसोल्ड है। तो बताओ, ठीक है, तो बताओ मेरे को अनसोल्ड कब तक है? विद इन द रिटर्न फाइलिंग डेट, या फिर आप बोलो कि विद इन द आपका जो अकाउंटिंग पीरियड है, ठीक है, विद इन द अकाउंटिंग पीरियड क्यों अकाउंटिंग पीरियड रिटर्न फाइलिंग डेट नहीं बोलेंगे? क्यों? रीज़न बड़ा सिंपल सा है कि अगर आप अकाउंटिंग पीरियड ले लेते हो यानी कि 31 मार्च तक का लेते हो, तो इसका तो बड़ा सिंपल सा मतलब है कि आपका बैलेंस शीट एंड पीएल बन चुका होगा, और उसके बाद वाला जो पीरियड है उसके लिए आप यहाँ पर नहीं लिखोगे। उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो आप अगले साल लिखोगे, ठीक है। लेकिन अगर वो एडजस्टिंग इवेंट या इन एडजस्टिंग इवेंट है तो वो देख लेना, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो वो देख लेना, बस AS4 के हिसाब से ऐसा कुछ होगा, ठीक है। 10 फ्लैट से 3 फ्लैट सोल्ड हो गया, तो 3 फ्लैट का सपोज़ मान लो जो सोल्ड हुआ है, तो उसमें से आपको कितना मिला है? सपोज़ मान लो 3 लाख मिला है, सपोज़ एग्जांपल 3 लाख। तो यहाँ पर 10 लाख नहीं, आपका यहाँ पर सिर्फ 3 लाख ही कैपिटल गेन माना जाएगा। या फिर आप बोल सकते हो कि टोटल 10 फ्लैट था, उसमें से 30% ही सेल हुआ है, 70% अभी रिमेनिंग है। तो टोटल गेन जो हुआ है आपको, उसमें से सिर्फ 30% का जो है वही आपका कैपिटल गेन माना जाएगा, यानी 10 लाख का 30% आपका इस साल का कैपिटल गेन माना जाएगा। खैर, यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर तो उल्टा हुआ है। स्टॉक इन ट्रेड जो है उससे कैपिटल एसेट्स आया है, स्टॉक इन ट्रेड से कैपिटल एसेट्स आया है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में यहाँ पर गेन माना जाएगा, यहाँ का इस केस में, ठीक है, सेक्शन 28 माना जाएगा। 8 नंबर क्या बोलता है? 8 नंबर बड़ा सिंपल सा बहुत बोलता है, नॉन कम्पीट फीस जो है, नॉन कम्पीट फीस के बारे में। अब इसमें नॉन कम्पीट फीस में क्या बोलता है? अगर नॉन कम्पीट फीस में बोलता है कि आप बिजनेस, देखो 3 बात बोल सकते हैं नॉन कम्पीट फीस में। नॉट कैरिंग बिजनेस, नॉट कैरिंग बिजनेस, बिजनेस मत करो तुम, ठीक है, मेरे को अपना जो भी है वो ट्रांसफ़र कर दूँ। क्या क्या ट्रांसफ़र कर दूँ? वही नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, जो भी आपका कॉपीराइट वगैरह है इट से ट्रांसफ़र कर दो। या थर्ड नंबर में आपको बोल सकता है कि आपको अमाउंट रिसीव हुआ है अंडर UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसके तहत आपको क्या हुआ? अमाउंट रिसीव हुआ है। हो सकता है कुछ भी। तो हर एक केस में टैक्सेबिलिटीज़ क्या बनता है? सपोज़ आपने पूरा बिजनेस उसको दे दिया, तो इसमें आपके हाथ में कैपिटल गेन लग जाएगा। जिसने भी इस बिज़नेस को दे दिया है अगले आदमी को, उसके हाथ में एक प्रॉफिट होगा, बिजनेस देने से पैसा मिलेगा, तो उसको कैपिटल गेन, आई मीन टू से PGBP लग जाएगा। लेकिन इसमें इस केस में क्या होगा? सिर्फ कैपिटल गेन लगेगा उसके हाथ में। एंड इस केस में क्या होगा? एग्जेम्प्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 8 नंबर पॉइंट हो चुका है। चलो 9 नंबर पॉइंट करते हैं। 9 नंबर पॉइंट क्या बोलता है? 9 नंबर पॉइंट तो है ही नहीं, खैर इतना ही काफ़ी है। इसके अलावा चलो एक्सपेंस वाला में आ जाते हैं। एक्सपेंस में खास बात क्या क्या है? सबसे पहला VRS, सबसे इजी, सबसे पहला VRS में क्या बोलता है? इजी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1/5 ओवर 5 ईयर आपका जो है अलाउड होगा, जो भी है, जब भी खर्चा हुआ है उसका 1/5 ओवर द 5 ईयर आपका अलाउड होगा। एक बार में नहीं होगा, 5 बार में होगा। इसी का ठीक साथ साथ क्या होता है? एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी है, अब ये जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, ख़ास बात इसका क्या है? इसका जो सेक्शन है वो कितना है? 35D। इसका सेक्शन जो है वो है 35D,
ख़ास बात क्या बोलते हैं इसमें, इसमें ख़ास बात क्या है, 1/5 ओवर 5 ईयर। यहाँ पर 1/5 किसका ले रहे हैं, एक्सपेंस का, और यहाँ पर 1/5 किसका ले रहे हैं, क्वालिफाइंग असेट का। किसका ले रहे हैं, क्वालिफाइंग असेट का। ये आपका अलाउड हो जाएगा। अच्छा, सवाल आता है क्वालिफाइंग एसेट्स किसका का मतलब क्या होता है। दो लोगों के लिए बना हुआ है, एक आपका इंडियन कंपनी और एक अदर बोल दो। इंडियन कंपनी के लिए क्या बोलता है, इंडियन कंपनी को देखो छूट मिलता है, इंडियन कंपनी को छूट मिलता है ना। हाँ, तो यहाँ पर क्या छूट मिला है, ये देखो, अमाउंट जितना भी एक्सपेंस हुआ है वो नंबर 1 में ये रखो, नंबर 2 में क्या रखो तुम, नंबर 2 में क्या लिखो, हायर ऑफ फॉलोइंग, यानी कि नीचे में जो भी होगा उसमें जो बड़ा होगा वो नंबर 2 में आएगा। बताओ यहाँ पर कौन सा किस में बोल रहा है, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। इसमें लिख लो तुम, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, एंड यहाँ क्या बोलता है, 5% ऑफ WIP। ठीक है, 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोलता है, यहाँ पर हायर ऑफ द फॉलोइंग, अगर बगल में लिखना है इस तरह से करना है तो इस तरह से कर लो, और यहाँ पर जो है वो तो लोअर ही लगेगा। ठीक है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें एंड इसमें डिफरेंस क्या है ये बता दो। कुछ नहीं, जितना भी है सब सेम है, अमाउंट एक्सपेंसेस, एंड यहाँ पर कुछ नहीं है, डायरेक्ट बोलता है 5% ऑफ COP विच एवर इज़ लोअर। ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, दैट्स इट, 5% ऑफ COP। सवाल आ जाता है दिमाग में कि ये COP क्या है एंड ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। ये COP क्या है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। COP का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि एक्चुअल कॉस्ट आपको लेना है, एक्चुअल कॉस्ट आपको लेना है। किस चीज़ का भाई, फिक्स एसेट्स का। WDV मत ले लेना, एक्चुअल लेना। ठीक है, कब तक का भाई लेना है, लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। जब आप यह खर्चा लेने जा रहे हो उस समय का लास्ट डे में जो भी आपका एसेट्स है उस एसेट्स का पीछे जाके देखना एक्चुअल कॉस्ट क्या है, नॉट WDV। ओके, एक्चुअल कॉस्ट क्या है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब तो वही होता है, आपका शेयर कैपिटल हो जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस हो जाता है, एंड लॉन्ग टर्म, ठीक है, बोरोविंग्स हो जाता है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स का मतलब यहाँ पर ख़ास बात क्या बोलता है, लोन जो होगा वो 7 साल या ज़्यादा का होगा, 7 ईयर और मोर का होगा तो ही यहाँ पर लेंगे, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पर ये बोलता है, यहाँ पर ये बोलता है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, आप एक बार रीड करो। चलो ये हो गया, इसके बाद देखो, चलो इसके बाद बताओ। अच्छा, ये खर्चे में एक्सपेंडिचर ये भी तो है ना, एक्सपेंस कहाँ गया, एक्सपेंस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस एक्सपेंस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया वो सारा, आप बोलो F
MEPL। F से हो गया आपका फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट। M से हो गया आपका, M से क्या हो गया, मार्केट सर्वे। E से आपका क्या हो गया, E से क्या हो गया बताओ मेरे को, E से क्या हो गया आप मेरे को बताओ, इंजीनियरिंग सर्विस। P से क्या हो गया बताओ मेरे को, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, L से क्या हो गया मेरा, लीगल सर्विसेज। FMEPL आपको याद रखना है एंड ये सारा चीज़ आपको लिख देना है। दैट्स इट। इसके अलावा और बता दो, इसके अलावा और भी कुछ खर्चा आता है ये बता दो एडिशंस में। ये सारा एक्सपेंडिचर तो है ही, इसके अलावा और भी है। क्या है बता दो, MOA का खर्चा, AOA का खर्चा, ठीक है, ये तो आपका नंबर 1 हो गया, ये आपका नंबर 2 हो गया। नंबर 3 और बता दूँ, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, ठीक है, जो आप खर्चा करते हो किसको, अंडर राइटर वगैरह को देते हो। आपको पता है ना कि अंडर राइटर वगैरह को ही पैसा देना पड़ता है ताकि वो आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन करवा दे, फुलफ़िल करवा दे। अंडर राइटर को जो पेमेंट करते हो, ये सारा चीज़ आप यहाँ पर ले सकते हो, ये सारा चीज़ आप यहाँ पर ले सकते हो। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट बात क्या है इसमें, इम्पॉर्टेंट बात क्या है इसमें, आपको एक, ये सारा चीज़ तो आपने कर दिया, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ख़ास बात, आपको एक CA का सर्टिफिकेट लेना होगा, CA का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है, CA का एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि आप जो खर्चा ले रहे हो वो सही है। एंड 44 AB के तहत यानी कि टैक्स ऑडिट आपको करवाना पड़ेगा, ठीक है, रिटर्न फाइलिंग फॉर ऑडिट अप्लाइड कंपनी, ठीक है। फिर आपका क्या बोलता है, फिर आपका क्या बोलता है, ये तो आपको करवाना ही पड़ेगा, ये तो मस्ट है, CA का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। चलो इसके अलावा क्या बोलता है, और ये VRS आपको समझ में आ गया, ठीक है, VRS आपको समझ में आ गया। क्या VRS में पेमेंट होना ज़रूरी है? यस, VRS में आपको पेमेंट इम्पॉर्टेंट है, पेमेंट होना चाहिए। बैड डेट मैंने ऊपर बता दिया है आपको, ठीक है, बैड डेट ऊपर बता दिया है। बैड डेट का ख़ास मतलब क्या होता है ये बताओ, ऊपर में ही आ जाते हैं, ऊपर में ही देख लेते हैं कहाँ गया बैड डेट। बैड डेट का ख़ास मतलब क्या होता है, बैड डेट का ख़ास मतलब क्या है कि आपका OCOB में जो बैड डेट हुआ है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, जैसे कि अगर आपका प्लांट एंड मशीनरी है उसमें बैड डेट हुआ है तो वो नहीं चलेगा। आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो आप गुड्स एंड सर्विसेज का डीलिंग करते हो उसमें अगर बैड डेट होता है तो चलता है, ठीक है। और इसमें मैंने बता दिया कि अर्लियर अगर कुछ आपका है तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, अगर आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, ऑन बोरोड कैपिटल है, तो इंटरेस्ट आपने AS16 में ही पढ़ा होगा, ठीक है, कि इंटरेस्ट आपका 2 जगह जाता है, या तो आपका कैपिटलाइज हो जाएगा और या तो आपका क्या हो जाएगा, रिवेन्यू में चला जाएगा PL बोल के, या तो आपका कैपिटलाइज होगा या तो आपका PL हो जाएगा। तो अगर कैपिटलाइज होगा तो उसमें हम लोग डेप्रिसिएशन देंगे, एंड अगर PL हो जाएगा तो वो आपका डायरेक्ट खर्चा में आ जाएगा, यानी कि जो यहाँ पर PNL में जाता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस बन के आ जाता है, ठीक है, एक्सपेंस जो है वो अलाउड हो जाता है। लेकिन और ये जो इंटरेस्ट जो है वो 43B के अकॉर्डिंग होता है,
एक्सपेंस एंड जो बैलेंस शीट में चला जाता है, अल्टीमेटली क्या होता है वो एसेट प्लस इंटरेस्ट हो जाता है। तो उसके ऊपर अपन डेप्रिसिएशन दे देते हैं अंडर सेक्शन 32। तो वहाँ पर भी मेरे को उसका अलाउड मिल जाता है, लेकिन एक बार में नहीं मिलता है, धीरे धीरे मिलता है। इंटरेस्ट का जो मतलब मिलना चाहिए मेरे को बेनिफिट, वो मेरे को धीरे धीरे मिलता है, और यहाँ पर एक ही बार में मिल जाता है। तो उसका थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। दोनों में ही क्या मिल जाता है मेरे को, बेनिफिट मिल जाता है। गॉट अल्टीमेटली रिसीव मिल ही जाता है। इसके अलावा और क्या बोलता है, कुछ जनरल डिडक्शन है 37(1) जो बोलता है कुछ जनरल डिडक्शन क्या है। एक है आपका जनरल डिडक्शन, क्या बोलता है ये 37(1) बोलता है कि अगर मान लो कि आपका क्या बोलता है ये देखो, अगर बिजनेस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस OCOB में आपका कोई भी एक्सपेंस होता है तो वो अलाउड हो जाएगा, लेकिन नॉन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर कोई भी एक्सपेंस बोलते हैं तो वो डिसअलाउ हो जाएगा, तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। ये यहाँ पर बात बोला गया है। इसके अलावा और भी क्या इम्पोर्टेंट बात है, इसके अलावा इम्पोर्टेंट बात और क्या है, सेक्शन 30, ठीक है, एंड 31, सेक्शन 30 या 30 ये किसके बारे में बोलता है, ये किसके बारे में बोलता है। तो ये पहला वाला बोलता है मेरा बिल्डिंग के बारे में, एंड दूसरा वाला बोलता है मेरा प्लांट एंड मशीनरीज़ के बारे में। ये बोलता है तुम्हारा RRRT जो है वो क्या हो जाएगा, अलाउड होगा। और दूसरा क्या बोलता है तुम्हारा RRT, एक आई भी है, ठीक है, तुम्हारा RI ये सिर्फ अलाउड हो जाएगा। क्या है RRTI, क्या है RRTI। सबसे पहले तुम्हारा जो है ये हो गया तुम्हारा रेंट, ये हो गया तुम्हारा रिपेयर्स, एंड ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, इंश्योरेंस। बहुत अच्छा बात बोलता है, इंश्योरेंस एंड रिपेयर्स ही तुम्हारा अलाउड करेंगे। तो जाहिर सा बात है प्लांट एंड मशीनरी में ही दोनों अलाउड भी होना चाहिए। रिपेयर्स यहाँ पर भी होगा, इंश्योरेंस यहाँ पर भी होगा। इसके अलावा जो तुम्हारा T है यानी कि टैक्सेस वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा रेंट एंड रेट्स जो है वो यहाँ आ जाएगा। ये हो गया रेंट और ये हो गया तुम्हारा रेट्स, ये तुम्हारा सारा आ चुका है। यानी कि रिपेयर, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस ऊपर में अलाउड होगा और नीचे में तुम्हारा RI सिर्फ अलाउड हो जाएगा। सेक्शन 30 एंड 37 हो गया। एक ख़ास बात क्या है, फैमिली बिजनेस या फैमिली प्लानिंग बोलो, तुम क्या बोलो, फैमिली प्लानिंग। अगर फैमिली प्लानिंग बोलता है, अगर कंपनी क्या करता है, फैमिली प्लानिंग रिलेटेड कुछ खर्चा करता है, तो उसमें क्या बोलता है मेरा, बताओ मेरे को, उसमें क्या बोलता है। बोलता है कि अगर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अगर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो तुम क्या कर सकते हो, फुल्ली अलाउड। लेकिन अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो तुम्हारा जो है अलाउड होगा 1/5/5 ईयर। अच्छा, सवाल ये आता है कि फैमिली प्लानिंग का जो खर्चा है वो कर कौन सकता है, क्योंकि बिजनेस जो है वो दो लोगों का होता है।
एक आपका इंडिविजुअल एचयूएफ का भी तो बिजनेस होता है, या तो वो खुद बिजनेस करे या फिर कंपनी में रजिस्टर करवा करे। तो यहाँ पर बोलता है बड़ा सिंपल सा बात कि अगर तुम्हारा बिजनेस जो है वो इंडिविजुअल एचयूएफ का है, ओनली कंपनी का है, तो ही यहाँ पर अलाउड होगा। अलाउड कब होगा? ओनली कंपनी, दैट्स इट। अगर ओनली कंपनी है तो ही आपका अलाउड होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। इसके अलावा और क्या बोलता है? प्रोविडेंट फंड रिलेटेड, खास बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। प्रोविडेंट फंड क्या बोलता है प्रोविडेंट फंड के बारे में? इसमें बोलता है, देखो ध्यान से समझो पहले प्रोविडेंट फंड का केस क्या होता है। अगर प्रोविडेंट फंड जो है वो देता कौन है, जमा कौन करवाता है? ये प्रोविडेंट फंड, ये प्रोविडेंट फंड जमा करवाता है तुम्हारा एम्प्लॉयर, ठीक है। ये गवर्नमेंट को क्या करवाता है? जमा करवाता है, जमा करवाता है। सवाल ये है कि इसमें पैसा कहाँ कहाँ से आता है? तो यहाँ पर दो जगह से पैसा आता है। एक ये दो, एक आता है तुम्हारा एम्प्लॉयर खुद देता है, एम्प्लॉयर खुद पैसा देता है, और दूसरा एम्प्लॉई देता है, दूसरा एम्प्लॉई पैसा देता है। देखो एम्प्लॉयर जो पैसा देता है वो बोलता है कि ये मेरे को, ठीक है, वो क्या बोलता है, मेरे को डिडक्शन मिलना चाहिए, इसका जनरल डिडक्शन मिलना चाहिए, तो इसको डिडक्शन मिल जाता है, ठीक है। एम्प्लॉई का जो पैसा होता है, ध्यान से समझो, एम्प्लॉई का पैसा जो होता है जनरल डिडक्शन तो मिल ही जाता है, वो तो ख़ास बात, वो तो है ही, ठीक है। कब तक मिल जाता है जनरल डिडक्शन? आपका 31 ऑफ मार्च तक आपको ये करवा देना है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोलता है, पीएफ एक्ट का, या फिर ऐसे बोलो, पहले ये जो है आपका इनकम बन जाता है, कंसीडर्ड इनकम ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का इनकम बन जाता है जब उसको मिलता है पैसा, ठीक है। उसके बाद जब ये सबमिट करवा जाता है या डिपॉजिट करवा देता है विद इन, डिपॉजिट कब तक करवाना है? विद इन पीएफ एक्ट लास्ट डेट। पीएफ एक्ट का जो लास्ट डेट है उतना, उस डेट के अंदर तक आपको क्या करवाना है? डिपॉजिट करवा देना है। ध्यान से समझो, पीएफ एक्ट का जो लास्ट डेट है, अब पीएफ एक्ट का लास्ट क्या डेट है वो आप वहाँ पर देख लेना, वहाँ पर बता देगा एज़ पर पीएफ एक्ट। जो लास्ट डेट बोलो या ड्यू डेट बोलो, कुछ भी बोलो। तो अगर मान लो कि अगर आपने ये करवा दिया तो ये आपका इनकम जो पहले बना था उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद ये आपका डिडक्शन मिल जाएगा। सपोज़ मान लो ₹1,00,000 का इनकम बना था, ₹1,00,000 डिडक्शन मिल गया, तो ये आपका ऐसे भी नील हो जाता है। लेकिन अगर सपोज़ मान लो ये नहीं करवाया, सपोज़ मान लो ये नहीं करवाया, तो उस केस में क्या हो जाता है? ये ₹1,00,000 आपका इनकम बन जाता है। ये ₹1,00,000 आपका क्या बन जाता है? इनकम बन जाता है, दैट्स इट। अच्छा, ये 1,00,000 तब क्या होगा? ये 1,00,000 इसका डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन इसका इनकम बन जाएगा। यानी कि दो, अगर मान लो कि टोटल 2,00,000 है, 1,00,000 इसका, 1,00,000 इसका, तो ये आपका इनकम बन जाएगा और इसका डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन सवाल तो ये आता है ना कि ये इसका डिडक्शन मिलेगा कैसे? तुमने जब इसी का पेमेंट नहीं किया तो तुम एक्चुअली में तो दोनों का पेमेंट एक साथ करते हो ना, तो इसका भी पेमेंट नहीं किया, इसका भी पेमेंट नहीं किया, तो इसका डिडक्शन कैसे मिलेगा? सवाल तो ये आता है। तो इसी केस में यहाँ पर किसी का डिडक्शन नहीं मिलता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या बोलता है? इसके अलावा और क्या बोलता है? ATCCD, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, अगर मान लो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है टू पेंशन फंड, आपको पता है कि पेंशन फंड में एम्प्लॉयर भी अपना कंट्रीब्यूशन देता है अंडर सेक्शन 80CCD, अंडर सेक्शन 80CCD। तो उस केस में क्या हो जाता है भैया? तो उस केस में क्या हो जाता है?
देखते हैं थोड़ा सा इसमें पहले क्या था। पहले 10% ऑब्लिक 14% था। 10% फॉर नॉर्मल के लिए एंड 14% फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। लेकिन अभी क्या हो गया, सिर्फ 14% हो गया। यानी कि डिडक्शन आपको सपोज़ मतलब एम्प्लॉयर ने पेंशन फंड में डाला, जो भी अमाउंट डाला, अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड, देखो डिडक्शन कितना का मिलेगा ये देखो। पहले डिडक्शन कैसे मिलेगा, पहले पूछेगा कितना अमाउंट डाला, अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड, उसके बाद बोलेगा, उसके बाद क्या बोलेगा 14% ऑफ सैलरी, क्योंकि तुम जो पैसा डालते हो सैलरी के हिसाब से ही डालते हो, ठीक है, एंड जो भी पेंशन फंड में डालते हो, ठीक है। अब ये सैलरी का मतलब क्या है भैया, सैलरी का मतलब क्या है, बेसिक, डीए, फॉर्मिंग पार्ट वाला, दैट्स इट, ठीक है, डीए फॉर्मिंग पार्ट वाला, दैट्स इट, और वो भी सिर्फ फॉर्मिंग वाला। ठीक है, ये हो गया मेरा सैलरी का मतलब। अच्छा, हायर की लोअर, हायर की लोअर, लोअर, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उतना का डिडक्शन मिलेगा। सपोज़ ₹1,00,000 का पेंशन है, यहाँ से आया 20,000, तो आपको 80,000 के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्सेबल हो जाएगा। उल्टा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता कभी, उल्टा कभी थोड़ी नहीं होगा, ठीक है। ये भी एक ख़ास बात था, ये भी एक ख़ास बात ही था। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ इस तरह से, यस हो गया। इसके अलावा और क्या बोलता है, बोनस, क्या बोलता है, बोनस, बोनस में क्या बोलता है, अगर आपको बोनस मिलता है तो याद रखना ये डिविडेंड का पार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बोनस का डिडक्शन मिलता है क्या, हाँ डिडक्शन तो मिल जाता है, लेकिन ये पेड होना चाहिए, पहले तो ये पेड होना चाहिए, एंड ये शुड नॉट पार्ट ऑफ डिविडेंड, ये डिविडेंड या प्रॉफिट का पार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये डिविडेंड या प्रॉफिट का पार्ट नहीं होना चाहिए। भैया क्या इन सभी का याद करना ज़रूरी है क्या, इन सभी का जो ये है सेक्शन, नहीं ज़्यादा याद करना ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा क्या है, कुछ जनरल डिसअलाउंसेस है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। इसके अलावा और क्या क्या है, CSR, आप CSR का पेमेंट करते हो, पता है ना आपको 2% करना पड़ता है, ठीक है। वो आपका जो है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भैया, डिसअलाउंस पढ़ रहे हैं, जो अभी तक अभी हम लोग जो भी पढ़ेंगे सिर्फ डिसअलाउंस पढ़ेंगे, ठीक है। डिसअलाउंस, ये सारा चीज़ आपका डिसअलाउ होगा, ठीक है। तो यही वाला चीज़ अभी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या हो गया, CSR। दूसरा क्या हो गया, CSR। दूसरा क्या हो गया बताओ मेरे को, अगर पहले तो CSR हो गया, दूसरा क्या हो गया, अगर वायलेशन ऑफ लॉ है तो वो हो जाएगा, लेकिन अगर वायोलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो ये अलाउड होगा, तो ये अलाउड हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा, अगर कोई फ्रीबीज़ वगैरह आपने दिया है, ठीक है, या फिर क्या दिया है, कंपाउंडेड के लिए, या फिर आपने कंपाउंड किया, कंपाउंड मतलब पेमेंट दे दिया है और बोला है कि इसको जेल मत डालो, बस पेमेंट ले लो, तो ये सब चीज़ गंदा चीज़ है, ये सबको हम लोग नहीं मानते। सोचो ज़रा, फ्रीबीज़ जो है वो इनकम मान रहा है वो, लेकिन यहाँ पर डिडक्शन नहीं मान रहा है दूसरे के हाथों में, तो ये तो गलत बात है ना, मेरे हिसाब से भी गलत है। देखो, इनकम
टैक्स। ख़ास बात क्या है, पेमेंट करोगे तो डिडक्शन नहीं है, ठीक है। पेड करोगे तो इसमें क्या है, मतलब डिडक्शन नहीं मिलेगा, डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि रिसीव करोगे, अगर मान लो इसमें क्या होता है इनकम टैक्स का, मैं एक और बार लिख ही देता हूँ। इसमें होता है, एक होता है पेड, एक होता है रिसीव्ड, रिफ़ंड बोलो, रिसीव्ड रिफ़ंड जो करते हो, एंड एक होता है इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो ये तीनों में क्या होता है, ध्यान से देखो। अगर आप पेड करते हो तो उस केस में डिसअलाउ हो जाता है, इस केस में क्या होता है, डिसअलाउ हो जाएगा। रिसीव करते हो तो इस केस में क्या हो जाता है, नॉट कंसीडर्ड इनकम। अच्छा बात है, लेकिन इस केस में बोलता है IFOS में हम इनकम मानेंगे, हम इसको इनकम मानेंगे। एक और बात है, कोई भी पेनल्टी है, चाहे वो इनकम टैक्स का है, चाहे वो GST का है, या अदर्स का भी है, तो इन तीनों केस में हम इसको, ठीक है, डिसअलाउ बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, डिसअलाउ। इसके अलावा इंटरेस्ट जो है, अगर इंटरेस्ट है, 6 नंबर इंटरेस्ट है, यहीं पर एक और बात मैं लिख लेता हूँ। इंटरेस्ट पेड भी तो होता है ना, तो ये क्या होगा, अलाउड हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मैंने लिख दिया और यहाँ भी लिख देता हूँ। अगर इंटरेस्ट है, किन सभी चीज़ों का इंटरेस्ट, ये ऊपर में जो है उन सभी चीज़ों का इंटरेस्ट। ये ऊपर में जो है ना, इन सभी चीज़ों का इंटरेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा बता दूं, अलाउड हो जाएगा। ठीक है। 6 के बाद बता दो 7 में क्या बोल जाता है मेरे को, 7 में बोल जाता है कि अगर मेरा वेल्थ टैक्स है, या फिर मेरा अदर फ्रिंज बेनिफिट टैक्स है, तो ये दोनों भी डिसअलाउ हो जाता है। अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं खुद के कैपिटल के ऊपर खुद इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, ऑन ओन्ड कैपिटल, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप सैलरी दे रहे हो, टू प्रोप्राइटर, तो ये भी आपका डिसअलाउ हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप क्या दे रहे हो, इसके अलावा कुछ पर्सनल एक्सपेंस कर रहे हो, किसको, या फिर ड्राइंग कर रहे हो, कुछ पर्सनल एक्सपेंस कर रहे हो या फिर ड्राइंग कर रहे हो, तो ये भी आपका डिसअलाउ हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी प्रोविज़न से ना हो, प्रोविज़न्स बताओ ना, प्रोविज़न कितना तरह का हो जाता है, एक बैड डेट, एक आपका ग्रेच्युटी का हो जाता है, एक आपका टैक्स का हो जाता है, या कुछ और भी हो सकता है, तो ये सारा आपका डिसअलाउ हो जाएगा। अच्छा, बैड डेट का प्रोविज़न के बारे में बता दिया था, ग्रेच्युटी के बारे में थोड़ा बता दे क्या, ध्यान से देखो। प्रोविज़न तो डिसअलाउ है, इतना तो समझ में आ ही गया, लेकिन अगर मान लो प्रोविज़न नहीं है तो एक्चुअल पेमेंट जो होता है ना, इसका एक्चुअल पेमेंट करो, या फिर आप
एक ग्रेच्युटी फंड बोल के आता है, ग्रेच्युटी फंड बोल के आता है, वो उसमें आप जो है अमाउंट डिपॉज़िट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, अलाउड हो जाएगा। तो आपको क्या होगा, ये अलाउड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। इसके अलावा और क्या बोलते हैं, ये देखो 12 नंबर तो हो गया, और बता दो थोड़ा सा, एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव। दिस इज़ इम्पोर्टेंट सेक्शन, आपको याद करना ज़रूरी है। 40A2, ठीक है, एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव। क्या इसमें क्या हो जाता है बता दो मेरे को। अगर हम एक्सेस पेमेंट करते हैं अपने किसी रिलेटिव्स को तो उस केस में ये डिसअलाउ हो जाता है। ठीक है, सपोज़ मान लो पेमेंट करना था, सपोज़ मान लो मार्केट वैल्यू के हिसाब से पेमेंट कितना करना था, 1 लाख रुपए, कर कितना दिए, 1.5 लाख रुपए। क्यों, हमें उससे प्यार था, तो ये जो 50,000 रुपये है ये डिसअलाउ हो जाएगा। ये करना था, ठीक है, भावनाओं में बह के ये कर दिया। ठीक है, भावनाओं में बह के ये कर दिए तो मेरा 50,000 रुपये डिसअलाउ हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर ऑल ऑफ यू, इज़ दैट क्लियर? यस, इसको बोलते हैं आर्म लेंथ प्राइस वाला। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिलेटिव, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिलेटिव, समझते हैं रिलेटिव का मतलब क्या होता है। माँ बाप भाई बहन बीबी बच्चा। फिर से एक बार मेरा बात सुनो, मैंने जो बोला और वहाँ लिख लो, माँ बाप भाई बहन बीबी बच्चा। फिर से बोलो, माँ बाप भाई बहन बीबी बच्चा, ये सारे लोग हो गए। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ऐसा कुछ बोला नहीं है, डायरेक्ट बोला। अच्छा बताओ, ये सब जो है ये किसका होता है, इंडिविजुअल का कि कंपनी का माँ बाप भाई बहन बीबी बच्चा होता है? ऑफ कोर्स कॉमन सा बात है इंडिविजुअल्स का, कॉमन सा बात है इंडिविजुअल्स का। ठीक है, दूसरा बता दो, HUF के लिए, HUF के लिए कर्ता एंड उसका मेंबर्स। HUF के लिए कौन होता है, रिलेटिव उसका कर्ता और उसका मेंबर्स। ठीक है, एंड AOPs के लिए भी सेम बोलता है, AOPs के लिए भी क्या बोलता है, सेम बोलता है। कंपनी के अगर बात करूँ, SSC इज़ द कंपनी वेयर द इनॉक्ट ऑफ द दिस रेफरेंस ऑफ द सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, ब्ला, छोड़ दो AOP। इसके अलावा और कोई होता है क्या? हाँ होता है ना, उसके बारे में आपको जानने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। रिलेटिव का बोल के इसमें कुछ कभी किया नहीं है। कर्ता हो गया, मेंबर हो गया। अगर मान लो कि कंपनीज़ का वगैरह में अगर पूछेगा तो आप बोल लेना सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जो होल्ड करता है, इंटरेस्ट जो होल्ड करता है। और क्या हो जाएगा, होल्डिंग कंपनीज हो जाएंगे। इसके अलावा और कौन हो जाएंगे, शेयर होल्डर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे हो जाएंगे। एक्चुअली ये सब भी शेयर होल्डर है लेकिन बड़े वाले, ठीक है, बड़े वाले हैं ये लोग। 13 के बाद क्या आ जाता है, 14 नंबर में क्या बोलता है, 10,000 रुपये का किसी एक इंसान को एक दिन में 10,000 से ज़्यादा का पेमेंट नहीं कर सकते। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंसान, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंसान? आपका जो पर्सन का डेफिनेशन है वो सब, आपका जो पर्सन का डेफिनेशन है वही है यहाँ पर, यानी कि इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, कंपनी, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है,
किसी एक पर्सन को एक दिन में, ठीक है, 10,000 से ज़्यादा का पेमेंट अगर करोगे तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, 10,000 से कम या 10,000 कर सकते क्या? हाँ, लेकिन अगर वो गुड्स का अगर सेम, अगर वो क्या है करता है, गुड्स का कैरीज करने का काम करता है, गुड्स कैरेज का काम करता है, तो उस केस में क्या होगा, 35,000 हो जाएगा। 35,000 से ज़्यादा होगा तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा और क्या बोलता है, किसी ऐसे मतलब इन लोगों को तुम पेमेंट कर सकते हो और इसमें तुम जितना भी करो डिसअलाउड नहीं होगा। ये क्या बोलता है, रूल 6D आपको परमिट करता है। और ये एक्चुअली है क्या, ये एक्सेप्शन है। वो होता है ना केमिस्ट्री में एक्सेप्शन, यहाँ भी वो एक्सेप्शन है। सबसे पहला म्यूचुअल सेट ऑफ, दूसरा बता दो गवर्नमेंट को कर रहे हो, गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हो। दूसरा बता दो गवर्नमेंट मतलब कोई भी गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा बता दो नो सेंट्रल स्टेट कोई भी, आरबीआई को कर रहे हो या फिर बैंक को कर रहे हो, ठीक है। तीसरा बता दूँ लेटर ऑफ क्रेडिट, इसके अगेंस्ट में कर रहे हो। क्या होता है, नॉट रिक्वायर्ड, किसान वगैरह को दे रहे हो, ठीक है। और किसको कर रहे हो, कल्टीवेटर्स को कर रहे हो। कल्टीवेटर्स मतलब किसान वगैरह हो गया। क्यों कर रहे हो, आपने परचेज़ किया था ना उससे कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, आपने ये परचेज़ किया था इसीलिए आप उसको पेमेंट कर रहे हो। इसके अलावा कल्टीवेटर्स के अलावा और किसको कर सकते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़, यानी कि कॉटेज इंडस्ट्री, या फिर आप बोल सकते हैं हैंडमेड इंडस्ट्री वगैरह जो होते हैं ना, ठीक है, वो कॉटेज इंडस्ट्री जो छोटा मोटा इंडस्ट्रीज़ होते हैं, इंडस्ट्री, इन लोगों को पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा और किसको कर सकते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट का पेमेंट कर सकते हैं क्या? हाँ, 50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता वो। रिटायरमेंट बेनिफिट का पेमेंट क्या कर सकते हैं क्या? हाँ, लेकिन वो 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लिख देता हूँ, नॉट एक्सीडिंग। कितना से ज़्यादा, 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हुआ तो होगा तो डिसअलाउ हो जाएगा, और क्या। 6 नंबर, अगर आप ऑथराइज्ड डीलर को कर रहे हो, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं भाई, ऑथराइज्ड डीलर किस चीज़ का है वो, ऑथराइज्ड डीलर तो है लेकिन किस चीज़ का है, ठीक है, मनी एक्सचेंजर मतलब यहाँ का वहाँ करता है, फॉरेन का इंडिया बना देता है, इंडिया का फॉरेन बनाता है, रशिया का जापान बनाता है, जापान का रशिया बनाता है। अरे भाई करेंसी का बात करें, करेंसी का क्या उल्टा पुल्टा सुन रहे हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एजेंट वगैरह को करते हो अपना, अगर आप अपने एजेंट वगैरह को करते हो तो, ठीक है, एजेंट वगैरह को करते हो तो भी नहीं चलेगा। इसके अलावा अगर आप इन लोगों को करते हो, जो सपोज़ मान लो आप सैलरी पे कर रहे हो, रुको किसको कर रहे हो जानते हो, कोई ऐसा आदमी जो टेम्पोरली पोस्टेड है, किसी ऐसे जगह में पोस्टेड है, किसी ऐसे जगह में जहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज नहीं है, ठीक है, और वो 15 दिन से वहाँ पर है, वो 15 दिन से ज़्यादा हो गया वहीं पर है, तो ज़रा सोचो, उनको अगर तुम सैलरी दोगे तो कैसे दोगे, कैश से ही दोगे ना,
हाँ हाँ, ऊपर में मैंने एक ना ग्रेचुटी बताया था ना, और उसके बारे में भी बता दिया था, ठीक है। ऊपर मैंने ग्रेचुटी बताया था एंड उसके बारे में मैंने बता दिया था। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। क्या कितना दूर तक था? 14 था, 15 कर दो। सेक्शन 43B क्या बोलता है? अगर आप पेमेंट करते हो, पेमेंट बेसिस में अगर आप कोई खर्चा करते हो तो उसका डिडक्शन मिलता है, डिडक्शन ऑन पेमेंट बेसिस। मेरे को मैं वो चिपका दूंगा, 1 मिनट। डिडक्शन आपको मिलता है ऑन वाह, मज़ा आ गया, पेमेंट बेसिस। सवाल ये आ जाता है, डिडक्शन मेरे को तो पेमेंट बेसिस में मिलेगा, लेकिन किस चीज़ का पेमेंट करे, किस चीज़ का पेमेंट करे ठाकुर? तो आप जीएसटी का टैक्स वगैरह का पेमेंट करते हो अदर देन इनकम टैक्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, जीएसटी, ठीक है। इसके अलावा बोनस का, कमीशन का, या फिर एम्प्लॉय का सैलरी, या फिर सैलरी। किसको दोगे? घर वाले को नहीं, एम्प्लॉय को, ठीक है। याद रखना, प्रॉफिट या डिविडेंड से पे मत करना। तीसरा क्या बोलता है? अगर आप लीव सैलरी दे देते हो, अरे भाई एम्प्लॉय को ही दोगे, बराबर लिखने का क्या ज़रूरत। चौथा क्या होता है? अगर आप पीएफ दे देते हो, ठीक है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन का पीएफ, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है उसका पीएफ, ठीक है। कहाँ पर? पीएफ में, या फिर अदर फंड्स में, या फिर अदर फंड में। और लिखना चाहिए, बेटर रहेगा, और अदर फंड्स। पांचवा नंबर में क्या बोल देता है? बोलो जरा, जरा सोच के बोल दो। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। कहाँ से लोन लिया था? दाऊद इब्राहिम से? अरे नहीं रे गुरु, शेड्यूल बैंक से, शेड्यूल बैंक वाला। या पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूट, पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूट, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब अच्छा जाएगा लेना, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। अब यही देखो ना, एक बड़ा अच्छा बात बोलता है, कोऑपरेटिव बैंक में अदर देन व्हाट? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, दैट्स इट। इतना काफ़ी है। सवाल ये आता है, अच्छा सवाल से पहले एक और चीज़ लिख देते हैं। रेलवे में अगर आप रेलवे का कोई चीज़ यूज़ करते हो और रेलवे का, ठीक है, यूज़ किए हो और उसके अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हो, ख़ास बात याद रखना है, जितना भी पेमेंट यहाँ पर बताया जा रहा है ना, वो सारा चीज़ कब तक करना है? ये सारा का सारा पेमेंट कब तक करना है? ये सारा का पेमेंट कब तक करना है? बिफोर रिटर्न फाइलिंग डेट, यानी कि 31 अक्टूबर, या फिर, ठीक है, 30 अक्टूबर या 31 जुलाई।
ठीक लिखा था तो मैंने 31 जुलाई, कुछ भी, यानी कि जनवरी मतलब मार्च नहीं ना, नहीं, ठीक है, ठीक है। लेकिन एक और बात है, इसके अलावा एक और चीज़ है, 7 नंबर, MSME को अगर आप पेमेंट करते हो तो उसका जो पेमेंट है वो जो है बिफोर कौन सा डेट का पहले, ड्यू डेट ऑफ MSME एक्ट हो जाना चाहिए। MSME एक्ट के अकॉर्डिंग जो ड्यू डेट है उसके अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए। इसके अलावा एक ख़ास बात क्या है, एक ख़ास बात क्या है, ख़ास बात क्या है ये बता दूँ। ख़ास बात जो है वो हो गया, जो भी आपका इंटरेस्ट का जो आप पेमेंट करते हो ना, इंटरेस्ट का जो भी आप पेमेंट करते हो वो एक्चुअल पेमेंट होना चाहिए, एडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए, वो एक्चुअल पेमेंट होना चाहिए, नॉट एडजस्टमेंट, एडजस्टिंग एंट्री, कोई एडजस्टिंग एंट्री नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको इसका नहीं मिलेगा। एडजस्टिंग एंट्री का मतलब क्या हुआ, लाख रुपए का पेमेंट करना था इंटरेस्ट का, ठीक है, लाख रुपए का इंटरेस्ट का पेमेंट करना था, पेमेंट नहीं करके लोन में डाल दिया उसको, तो उसको एडजस्टिंग एंट्री बोलते हैं। पेमेंट नहीं किया, लोन बना दिया उसको, तो ये गलत बात है ना। और आप बोले पेमेंट कर दिया तो डिडक्शन तो नहीं देंगे, समझ में। इसके अलावा और बता दो, इसके अलावा और बता दो, इसके अलावा बोल रहा है कि अगर मान लो एडवर्टीज़मेंट में गवर्नमेंट का क्या बोलता है, 15 हो गया था ना, 16 ले लो। अगर मान लो गवर्नमेंट का, ठीक है, या फिर आप बोलो पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप एडवर्टीज़मेंट के लिए पेमेंट कर रहे हो तो ये नहीं चलेगा। इसके अलावा अगर आप किसको पेमेंट कर रहे हो ज़रा बताओ ना, अपने एम्प्लॉय को पेमेंट कर, एम्प्लॉय का नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट, ठीक है, ठीक है, नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट, ठीक है, के ऊपर जो इनकम टैक्स लगा है ना, उसका पेमेंट कर रहे हो तो ये भी नहीं चलेगा। इसके अलावा अगर स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, स्टेट गवर्नमेंट को कोई पेमेंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, स्टेट गवर्नमेंट को अगर पेमेंट करता है, क्या कर रहा है ये, पेमेंट कर रहा है, तो नहीं चलेगा। इसके अलावा अगर मान लो आप, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, सेक्शन 40A 140A 2 या 1A बोलते हैं इसको, 1A क्या बोलता है, ये बोलता है 100% डिसअलाउ हो जाएगा अगर आपने एनआर का TDS नहीं काटा तो, और अगर आपने आर का TDS नहीं काटा तो 30% डिसअलाउ हो जाएगा। और ये बोलता है 30% डिसअलाउ हो जाएगा अगर आपने आर का TDS नहीं काटा तो। हाँ, 30 डिसअलाउड मतलब लाख रुपये का आपने पेमेंट किया था, उसका 30% डिसअलाउ हो जाएगा।
30,000 डिसअलाउ हो जाएगा, 70,000 आपको मिल जाएगा, उसका अलाउंस मिल जाएगा। लेकिन उल्टा अगर हुआ तो लाख रुपए का लाख रुपए आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आया? इसके अलावा बताओ, ये हमारा पूरा खर्चा हो गया, हमारा पूरा इनकम कंप्लीट हो गया। एंड लेकिन एक तो बच गया अभी, सेक्शन 32। सेक्शन 32 सेकेंड देख लेते हैं कौन सा वाला में थे हम लोग। सेक्शन 32 एक बहुत इम्पोर्टेंट वाला जो है वो बच चुका है, तो वो कर लेते हैं। सेक्शन 32, ठीक है, डेप्रिसिएशन। कुछ ख़ास बात बताओ डेप्रिसिएशन का? चलो कोई बात नहीं, जाने दो, बाद में बताऊंगा। डेप्रिसिएशन में क्या बोलता है? सेक्शन 32 इज़ डेप्रिसिएशन। एंड डेप्रिसिएशन बोलता क्या है? बोलता है कि आपका जो डेप्रिसिएशन है वो दो चीज़ के ऊपर प्लांट डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। सबसे पहला लैंड एंड बिल्डिंग, एंड दूसरा गुडविल। इन लोग के ऊपर नो डेप्रिसिएशन है, नो डेप्रिसिएशन है। स्टैंड बाय एसेट जो है, स्टैंड बाय एसेट जो होता है आपका, वो जब आपका रेडी टू यूज़ हो जाता है, रेडी टू यूज़ हो जाता है, तो उसका डेप्रिसिएशन देना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। देन डेप्री कैन बी चार्ज, वो रेडी टू यूज़, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर। अब वो इस्तेमाल होगा तब जाकर डेप्रिसिएशन होगा, ऐसा तो नहीं होता है। और अगर अदर देन अबव जो भी होगा वो रेडी टू बी पुट टू यूज़, तो जाके उसका देन डेप्री जो है कैन बी चार्ज, ठीक है। वो रेडी टू यूज़ है, यानी कि अवेलेबल टू यूज़ है, तो वो रेडी हो जाता है। और अदर देन दिस में जब तक वो रेडी टू बी पुट यूज़ नहीं है, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। डेप्रिसिएशन जो चार्ज होता है वो किस बेसिस पे होता है? हम लोग डेट क्या लेते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करते समय? डेट क्या लेते हैं? व्हाट शुड माई डेट? तो यहाँ पे बोलता है कि अगर मोर देन इक्वल टू 180 डेज़ है, अगर यूज़ हुआ है एसेट, ठीक है, मोर देन इक्वल टू 1, ये देखो ये फर्स्ट ईयर का है, ठीक है, फर्स्ट ईयर का, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का है। मोर देन इक्वल टू 180 डेज़ अगर यूज़ हुआ है तो हम लोग फुल रेट ले लेते हैं, अदरवाइज हाफ। लेकिन इसके अलावा सेकेंड ईयर का क्या हो जाता है? सेकेंड ईयर में क्या हो जाता है? अगर 1 डे भी अगर यूज़ हुआ है, इफ़ 1 डे यूज़ ओनली, फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्री अवेलेबल, फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या हो जाता है? अवेलेबल हो जाता है। ये डेट हम लोग ले लिए। अच्छा, डेप्रिसिएशन क्या इंडिविजुअल बनाते हैं? नहीं, ब्लॉक वाइज हम लोग करते हैं। ब्लॉक वाइज, ब्लॉक वाइज का मतलब क्या हुआ? लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग का एक ब्लॉक हो गया, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी, देखो कुछ भी चीज़ बिल्डिंग में नहीं जाता है तो प्लांट एंड मशीनरी में आता है। कंप्यूटर, ठीक है, या बुक्स का एक ब्लॉक हो गया। एक और ब्लॉक क्या हो जाता है? अच्छा, ये जो ब्लॉक है ये बन कैसे रहा है? नेचर प्लस रेट वाइज। क्या ये सब एग्ज़ाम में मैंडेटरी है क्या? नहीं, ये सब एग्ज़ाम में मैंडेटरी नहीं है। नेचर प्लस रेट वाइज, जिसका नेचर एंड रेट सेम हो वो यहाँ पर आ जाता है।
रेट मतलब रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। इंटेंजिबल असेट, मैं फिर बोलता हूँ, ये जो प्लांट एंड मशीनरी है, अगर मान लो इन सभी में नहीं आता, कोई बिल्डिंग में नहीं आ रहा है, कोई अगर मान लो बिल्डिंग में नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो उस केस में वो कहाँ चल जाएगा? प्लांट एंड मशीनरी में चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और ब्लॉक हो जाता है शिप या फिर एयरक्राफ्ट बोल दो। ठीक है, ये सारा का ब्लॉक हो जाता है। अच्छा, रेट क्या क्या लेते हैं हम लोग? रेट क्या क्या ले लेते हैं ज़रा बता दो, रेट क्या क्या हो जाता है? नंबर 1 हो जाता है हमारा बिल्डिंग के लिए। अगर बिल्डिंग RHP के लिए है यानी रेसिडेंशियल है, या फिर बिल्डिंग कॉमर्शियल। रेसिडेंशियल के लिए 5%, इसके लिए 10%। सेकंड हो गया तुम्हारा प्लांट एंड मशीनरी, इसके लिए 15%। इसके अलावा हो गया तुम्हारा बुक्स वगैरह एंड कंप्यूटर वगैरह, क्या इसके लिए मैं बोल दूँ 40%। इसके अलावा और क्या बच गया तुम्हारा, बता दो मेरे को थोड़ा सा। इंटेंजिबल एसेट्स के लिए 25%। 25%। इसके अलावा और क्या बच गया? वो जो शिप वगैरह था ना, शिप, एयरक्राफ्ट, इन सभी के लिए ना, इन सभी के लिए क्या है जानते हो? इन सभी के लिए 20% है। ठीक है। एक और बात क्या है, ये सारा तो हो गया। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आता है एडिशनल डिप्रिसिएशन का। ये क्या कॉन्सेप्ट है? बड़ा सिंपल सा बात बोलता है। एडिशनल डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आता कब है? बड़ा सिंपल सा बात बोलता है, अगर आपका जो डेप्रिसिएशन है, अगर आपका कोई न्यू प्लांट एंड मशीनरी है, पहले कंडीशन देख लो। अगर आपका कोई न्यू प्लांट एंड मशीनरी है एंड उसको फैक्ट्री यूज़ में लाओगे, फैक्ट्री यूज़ के लिए बेसिकली, एंड वो न्यू प्लांट एंड मशीनरी, सेकेंड हैंड नहीं है, न्यू है। ठीक है। एंड पेपर एंड इसमें एक अमेंडमेंट क्या था कि पेपर जो बिज़नेस होता है ना, जो पेपर वगैरह का बिज़नेस करता है, उन लोग के लिए भी ये एप्लीकेबल है। ठीक है। अगर है तो उसमें आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन मिल जाएगा, अलाउ है। कितना परसेंट? 20%। क्या एक बार में 20% ले सकते हैं? हाँ, एक बार में ले लो। अगर मान लो कि 10% एंड 10% करके लेना है तो ये भी ले सकते हो। पहले बार में 10, अगला बार में 10। ठीक है, पहले बार में 10, अगला बार में 10। न्यू प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए एंड वो फैक्ट्री यूज़ के लिए होना चाहिए, ऑफिस वगैरह के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है। एंड वो प्लांट एंड मशीनरी जो होगा वो ऐसा ना हो कि उसमें वो कुछ ऐसा प्लांट एंड मशीनरी जिसमें 100% डेप्रिसिएशन पहले से अलाउड है, या फिर उसका कॉस्ट ही ज़ीरो हो गया है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए प्लांट एंड मशीनरी में। ठीक है, ये सारा बात यहाँ पर बोल दिया है। अब हम लोग आ जाते हैं एक दो बात और। पेमेंट रेस्ट्रिक्ट, कैश पेमेंट कितना हो सकता है? कैश पेमेंट कितना हो सकता है? अगर कैश पेमेंट की बात करूँ तो नॉट मोर एक्सीड 10,000, नॉट एक्सीड 10,000 हुआ तो उसको हम लोग खर्चा मानेंगे ही नहीं। सपोज़ मान लो 2 लाख रुपए का पूरा टोटल एसेट्स का दाम है, 20,000 रुपया कैश है, हम मानेंगे 80,000 रुपये दाम है, हम मानेंगे 80,000 रुपये, 1,80,000 रुपये दाम है। तुम्हारा 20,000 रुपया तुम कुछ घोटाला किया है, हम 1,80,000 मानेंगे। ये 2 लाख का 1,80,000 कहाँ से आया? बैंक से आया था, बैंक से पेमेंट किया था। और क्या, सबसे पहले ओपनिंग लिखते हैं,
ठीक है। कंप्यूटेशन का तरीका क्या है ये देखो, कंप्यूटेशन का टेक्निक क्या है। सबसे पहले ओपनिंग लिखते हैं, ओपनिंग में कुछ ना कुछ तो होगा। उसके बाद हम लोग लिखते हैं परचेज़ वाला, परचेज़ जो किए है, ठीक है, ठीक है, परचेज़ लिख दिए। उसके बाद लिख देते हैं सेल्स वैल्यू, माइंड माय वर्ड, यहाँ सेल्स वैल्यूएबल लिख रहे हैं, WDV वगैरह नहीं लिख रहे, ठीक है। जो भी आएगा ये आ जाएगा क्लोजिंग WDV बिफोर डेप्री। अब इसमें से आप माइनस कर दो डेप्रिशिएशन। कैसे माइनस करेंगे, फीफो बेसिस से भी कर सकते हो, या फिर पहले हाफ वाला रेट कर लो उसके बाद फुल दे कर लो, ये तुम्हारे ऊपर है। 20% वाला भी इसी में माइनस कर देंगे क्या, हाँ इसे माइनस कर देंगे। उसके बाद क्लोजिंग WDV आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर डेप्रिशिएशन लिखने की जरूरत है नहीं। याद रखो अगर ये पॉजिटिव है देन गुड, अगर ये थोड़ा नेगेटिव आया, वैल्यू अगर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब तुमको गेन हुआ है कुछ, और अगर ये इसको गेन है तो ये गेन हो गया तुमको कुछ, और वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलोगे। क्यों, रीज़न बड़ा सिंपल है, ये जो है वो डेप्रिशिएबल एसेट्स है। हम लोगों ने जो कैपिटल गेन में सीखा था वो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स है। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स का वहाँ सीख लिया था, डेप्रिशिएबल एसेट्स का यहाँ सीख लिया। इसको हमेशा कैपिटल गेन ही मानोगे, और वो भी शॉर्ट टर्म वाला, ठीक है। 32 भी हो गया, 32 भी हो गया, तो यहाँ आपका नॉर्मल बिजनेस रिलेटेड जो है वो ख़त्म हो गया। 4 बातें और करेंगे, PGBP ख़त्म करेंगे। 3-4 बातें और करेंगे, PGBP ख़त्म करेंगे। सबसे पहला क्या है, PTS यहाँ करते हैं, प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। 3 होता है, 44 AD, 44 AE, 44 ADA। 44 AD में क्या है, पहले तो ADA देखो, अगर तुम सर्विस करता है, सर्विस बिजनेस में है, तो तुम यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। अगर तुम ट्रक बिजनेस करता है, मतलब ट्रक में माल लोड करवाता है, या ट्रक को तुम भाड़ा में देता है, ठीक है, आ सकता है। लेकिन ओन्ड होना चाहिए आपको, ओन्ड ट्रक होना चाहिए, एंड आपका होना चाहिए। ऐसा ना हो अभी पेमेंट चल रहा है उसका, लोन वगैरह का, ठीक है। अगर आप, हाँ ठीक है, अदर देन यहाँ पर क्या बोलता है, 44 AD में कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, 5 लोग को छोड़ के, एक्सेप्ट नंबर 1 44 ADA वाले लोग, क्योंकि वो तो वहाँ चले जाएंगे ना। नंबर 2 44 AE वाला लोग, वो भी तो वहाँ चले जाएंगे ना। नंबर 3 एजेंसी बिजनेस, अगर आपका कोई एजेंसी बिजनेस है तो वो आप यहाँ पर नहीं आ सकते। एंड नेक्स्ट हो जाएगा कमीशन वगैरह का बिजनेस, कोई कमीशन वगैरह का भी बिजनेस है तो भी मत आना, टाटा बाय बाय, ठीक है। अच्छा आ तो गए, मज़ा आया आके, उसके बाद क्या करेंगे, कुछ नहीं, आ जाने के बाद नाचो गाओ ऐश करो, और क्या। बिजनेस आइडेंटिफाइड हो चुका है, बिजनेस आइडेंटिफाई हो चुका है। अब अगर बिजनेस आइडेंटिफाई हो चुका है तो थोड़ा सा एलिजिबिलिटी भी देख लेते हैं टर्नओवर वाइज। इसमें क्या बोलता है ध्यान से देखो, अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट जो है, या टर्नओवर बोलो ना, 2 करोड़ है तो तुम आ सकता है, लेकिन टर्नओवर 3 करोड़ होगा तो भी तुम आ सकता है। कब, तुम्हारा जो रिसिप्ट है ना, रिसिप्ट जो तुम्हारा टर्नओवर है उसका कैश में जो है नॉट मोर देन
5% होना चाहिए, यानी 5% से ज़्यादा कैश नहीं चलेगा। अगर ऐसा है तो 3 करोड़ भी हो सकता है। इसमें क्या है, 10 ट्रक, एक दिन भी 11 हुआ, एक दिन भी, तो तुमको हम नहीं छोड़ेंगे, तुमसे हम 44 ही छीन लेंगे। इसके अलावा एडीए का कितना है, ग्रॉस रिसिप्ट का, एडीए का कितना है पहले ये बताओ। ग्रॉस रिसिप्ट का 50 लाख टर्नओवर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या कुछ ज़्यादा हो सकता है क्या, 75 लाख वगैरह कुछ, हाँ हो सकता है ना, 75 लाख भी हो सकता है। इसमें 75 लाख तो हो जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या रहेगा, सेम टू सेम यही कंडीशन रहेगा कि 5% से भी ज़्यादा एक दिन में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कंडीशन यही रहेगा कि 5% से भी ज़्यादा एक दिन में नहीं होना चाहिए तुम्हारा क्या, ग्रॉस रिसिप्ट। ग्रॉस रिसिप्ट मतलब सिंपल टर्नओवर यार। इसके अलावा बता दो, इसके अलावा बता दूँ। अच्छा, तो तुम्हारा इनकम कितना मान लेंगे, अगर मान लो ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो तुम्हारा इनकम कितना मान लेंगे, 6% मानेंगे तुम्हारा, पहले तो 8% मानेंगे अगर तुम्हारा कैश में है तो। कैश का जो भी टर्नओवर है उसको 8%, और बाकी का जो है, जो बैंक वाला का टर्नओवर है उसका 6%। लेकिन ख़ास बात याद रखना, बैंक का टर्नओवर का मतलब क्या हुआ, जो तुम्हारा बैंक के थ्रू आया है, बैंक में डायरेक्ट आया। लेकिन याद रखना ये ड्यू डेट के पहले हो जाना चाहिए, ड्यू डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ कौन सा ड्यू डेट बोलता है यहाँ पर। मेरे हिसाब से अकाउंटिंग ईयर बोलता है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेने में क्या जाता है, अपने को तो सही करने से मतलब है ना। नहीं, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न फाइलिंग लग ही रहा था, उससे पहले आ जाना चाहिए, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के पहले आ जाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ 6 और 8% हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितना मानेंगे, यहाँ पर बोलता है कि अगर 12,000 किलो से कम है, ठीक है, अगर मान लो 12,000 किलो से ज़्यादा है, 12,000 केजी से ज़्यादा है, तो उस केस में कितना मानेंगे, गाड़ी का 1,000 रुपया पर मंथ, पर टन पर मंथ, ठीक है। और पार्ट ऑफ द मंथ का मतलब क्या हुआ, 5 महीना एक दिन को हम लोग 6 महीना बोलेंगे, 5 महीना एक दिन को हम लोग 6 महीना बोलेंगे। पार्ट ऑफ द मंथ का मतलब ये हो गया। लेकिन अगर मान लो ये ऐसा है कुछ, तो कितना मानेंगे, 750 रुपया पर मंथ, 750 रुपया पर मंथ। 750 कि 7,500, 750 कि 7,500, एक और ज़ीरो लगा दो, 7,500 रुपया पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, ठीक है। इसमें कितना मानेंगे, 50% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट और पार्ट ऑफ द मंथ, और पार्ट ऑफ द मंथ। याद रखना, एक बार तुम अगर यहाँ आ गए तो 5 साल तक जाने नहीं देंगे, एक बार तुम फंस गए तो 5 साल तक जाने नहीं देंगे। और अगर लेकिन 5 साल तक गए तो फिर आने नहीं देंगे 5 साल तक। अगर एक बार गए तो 5 साल तक आने नहीं देंगे। 5 साल का तूने कसम खाया है। याद रखना, ये सब के ऊपर देखो, पूरे इनकम टैक्स में हर जगह फॉर्म इंक्लूड्स LLP है।
सिर्फ 2 जगह नहीं है। कहाँ पर? एक यहाँ और एक यहाँ, 44 AD एंड 44 ADA में। फर्म इज़ नॉट इंक्लूड LLP। ठीक है, तो ये दोनों LLP में नॉट एप्लीकेबल है, लेकिन बाकी सब में एप्लीकेबल है। ठीक है, नहीं समझे? अच्छा, कौन कौन सा खर्चा मेरे को माइनस करने दोगे? अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मेरे को कौन कौन सा खर्चा माइनस करने दोगे? नॉर्मल एक्सपेंडिचर जो है बिजनेस वाला, जो इतना दूर तक तुमने पढ़ा था, नहीं मिलेगा। क्या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस मिलेगा? हाँ मिलेगा। देखो, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस दोगे माइनस करने? हाँ दे देंगे। नॉर्मल एक्सपेंसेस नहीं मिलेगा, जो डिसला होना चाहिए नहीं मिलेगा। सेट ऑफ करने में दोगे? हाँ दे देंगे। अनअब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन दोगे? अच्छा, पहले अनअब्जॉर्ब्ड डेप्री दोगे? नहीं मिलेगा। चैप्टर 6 से मिल जाएगा। इसके अलावा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हाँ दे देंगे। सेटअप करने दोगे? हाँ दे देंगे। 2 ठो देंगे, 2 ठो ले लेंगे, 2 ठो देंगे, 2 ठो ले लेंगे। ये PTS हो गया हमारा। अच्छा, इसके अलावा अगर मान लो आपका एक पार्टनरशिप फर्म है, वहाँ पर भी आपका बिजनेस है, तो उस केस में कैसे निकालोगे पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस? बड़ा सिंपल सा है, ध्यान से देखो। अमेंडमेंट भी है यहीं पर। ठीक है, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, तुम्हारा जो भी देखो पार्टनरशिप फर्म, इन दिस केस क्या हो जाता है, ये देखो, तुम्हारा जो भी बिजनेस है, ठीक है, नेट प्रॉफिट जो हुआ तुम्हारा NP, नेट प्रॉफिट जो भी हुआ तुम्हारा एज़ पर PL अकाउंट, नेट प्रॉफिट जो भी हुआ तुम्हारा एज़ पर PNL अकाउंट, वो यहाँ पर डाल लो, वो यहाँ पर डाल दो, वो यहाँ पर डाल दो। एंड इसके अलावा कुछ ऐड एंड कुछ लेस भी कर दो। ये ऐड एंड लेस क्या करेंगे, ये ऐड एंड लेस आपको करना है कुछ एडजस्टमेंट एज़ पर नॉर्मल प्रोविज़न, सच एज इनकम टैक्स पेड वगैरह वगैरह। ठीक है, एक काम करो, पार्टनरशिप फॉर्म का आप नेक्स्ट वीडियो में देख लेना, नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।